नमस्कार दोस्तों। न्यूज़ इन फोकस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभी एक न्यूज़ आ रही है कि ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट को लेकर जो विवाद है वो बढ़ता ही जा रहा है। सरेंडर सर्टिफिकेट को लेकर ये विवाद है। क्या है ये विवाद? आज इस पर हम बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो न्यूज़ है इसमें हम देख रहे हैं कि एक 92,000 करोड़ का एक मेगा प्रोजेक्ट चल रहा है कहाँ ग्रेट निकोबार आइलैंड पर, जिसे लेकर अभी भी जो है डिस्प्यूट लगातार बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे अगर आसान भाषा में समझे तो ये जो डिस्प्यूट है ये डेवलपमेंट डेवलपमेंट वर्सेस हेरिटेज का डिस्प्यूट बनता जा रहा है। डेवलपमेंट वर्सेस हेरिटेज का डिस्प्यूट बनता जा रहा है। ये प्रोजेक्ट है क्या? ये प्रोजेक्ट एक मैरीटाइम हब है। अगर आप इसको देखेंगे तो एक पूरा एक मैरीटाइम हब है जो 2021 में इसे लॉन्च किया गया था, यानी कि मैरीटाइम हब के रूप में बदलना चाहती है भारत सरकार इस ग्रेट निकोबार को। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें होंगी कि आप देखेंगे कि इस पर इंटरनेशनल कंटेनर होंगे, कंटेनर जहाज होंगे। इसके साथ-साथ ग्रीनफ़ील्ड एयरपोर्ट भी यहाँ पर होगा और टाउनशिप और पावर प्लांट जैसी चीज़ें भी यहाँ पर हमें दिखाई देंगी, जिस पर भारत सरकार बनाने वाली है। ये पूरा एरिया है, जिसमें टाउनशिप डेवलपमेंट एरिया जो यहाँ पर होगा और इसके साथ-साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ होगा, पावर प्लांट एरिया यहाँ होगा और गलाथिए वे, ये इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल होगा, जो कि एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर होगा। इसका जो एक मेन अगर आप देखेंगे तो डिस्प्यूट क्या है, तो डिस्प्यूट है सरेंडर सर्टिफिकेट को लेकर। ये सरेंडर सर्टिफिकेट क्या है? तो सरेंडर सर्टिफिकेट की अगर आप बात करेंगे तो ये आरोप लग रहा है कि जो निकोबार ट्राइबल काउंसिल है, ये आरोप लगा रहा है बार-बार किस पर? जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उस पर ये आरोप लगा रहा है कि उनकी जो एक एंसेस्ट्रल लैंड है या आप कह सकते हैं कि जो पुश्तैनी ज़मीन है, उनको छोड़ने का दबाव कौन बना रहा है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बना रहा है। किसके ऊपर? ट्राइबल्स के ऊपर। तो काउंसिल का ये कहना है, कौन? निकोबार ट्राइबल काउंसिल का क्या कहना है कि प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें सरेंडर सर्टिफिकेट पर साइन करने के लिए जबरदस्ती प्रेशर बना रहा है, यानी कि उन्हें मजबूर कर रहा है कि वो सरेंडर सर्टिफिकेट पर साइन कर दें। जैसा कि हमने यहाँ पर पीछे देखा कि जो सरेंडर सर्टिफिकेट है इस पर साइन करने के लिए कौन? एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये लगा रहा है। और इससे क्या होगा? इससे जो वहाँ की जमीन है जिस पर ट्राइबल्स लोग रहते हैं वो ट्राइबल्स लीगली किसकी हो जाएगी? गवर्नमेंट की हो जाएगी सरेंडर सर्टिफिकेट पर साइन करने के बाद। तो इसमें एक और बात ये है कि जो गवर्नमेंट है या जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका ये कहना है कि हमने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग ही जो ट्राइबल्स के साथ जो सेटलमेंट होता है, यानी जो सेटलमेंट होता है, उसको करने की पूरी कोशिश की है और वो सेटल हमने कर दिया है। लेकिन जो ट्राइबल्स की काउंसिल है ना, ट्राइबल जो निकोबार ट्राइबल काउंसिल है, उनका ये कहना है कि एफआरए जो ये एक्ट है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 इसके अनुसार कोई प्रोसेस ही शुरू नहीं किया गया है, ठीक है? प्रोसेस ही इनिशिएट नहीं किया गया है, ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा ट्राइबल जो काउंसिल है, निकोबार ट्राइबल काउंसिल, ये इस चीज़ को कह रहा है। लेकिन आदिवासी काउंसिल का यही कहना है कि इसकी कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है और जो ग्राम सभा होती है, तो ग्राम सभा की इसमें कोई भी सहमति नहीं है। ग्राम सभा का कोई भी इसमें अगर आप कहें कि सहमति मिल गई हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आरोप कौन लगा रहा है? ये आरोप लगाया जा रहा है किसकी तरफ से? निकोबार ट्राइबल काउंसिल की तरफ। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये कह रहा है कि हमने सब सेटल कर दिया है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत। देखो 2006 का जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है ये क्या कहता है कि किसी भी जंगल की जमीन को अगर प्रोजेक्ट के लिए दिया जा रहा है, तो कोई फॉरेस्ट है, उसकी ज़मीन को किसके लिए? प्रोजेक्ट के लिए अगर दिया जा रहा है, तो उसको लेने से पहले वहाँ पर जो ट्राइबल्स रहते हैं, उन ट्राइबल्स का परमिशन बहुत ज़रूरी होता है। वहाँ की जो ग्राम सभा होती है, उस ग्राम सभा का परमिशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक और एंगल है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड प्रोटेक्शन ऑफ एबनॉर एबोरिजिनल ट्राइबल्स रेगुलेशन 1956 का ये एक एक्ट है, जिसमें ये कहा गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन पुराने नियमों को लेकर चाहे तो ऐसा कर सकती है, लेकिन जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? इसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जब तक ट्राइबल्स की ग्राम सभा नहीं कह देती है, वो गाँव की ग्राम सभा नहीं कह देती है, तब तक इस पर कोई भी काम नहीं किया जा सकता, प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस एरिया में ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया में काफ़ी बड़े पैमाने पर ट्राइबल्स रहते हैं
ठीक है। ट्राइबल्स रहते हैं, जैसे निकोबारीज कम्युनिटी की ट्राइबल्स रहती है, और इसके साथ साथ एक ट्राइबल और है जिसे कहा जाता है सोम्पेन। अ, सोम्पेन ट्राइबल है, सोम्पेन ट्राइबल है। तो ये ट्राइबल ग्रुप जो है वहां पर रहती है। अब ये ट्राइबल ग्रुप मेनली अगर आप देखेंगे, जो निकोबारीज हैं, जो कम्युनिटी है, ये 2024 में जो सुनामी आई थी, तो उनको वहां से हटा दिया गया था, इस एरिया से, फॉरेस्ट एरिया से यहाँ से हटा दिया, क्योंकि ग्रेट निकोबार हमने देखा था कि ग्रेट निकोबार पूरा आइलैंड ग्रुप क्या हो गया था, पूरा आइलैंड सुनामी में डूब गया था। निकोबारीज और शोम्पेन जैसे बहुत कम संख्या में बचा हुआ है। शोम्पेन का जो नंबर है, अगर आप इनका नंबर देखेंगे तो बहुत, काउंटिंग करेंगे तो बहुत कम संख्या है। तो निकोबारीज और शोम्पेन को वहां से ट्रांसलोकेट कर दिया गया, दूसरी जगह पर ले गए थे, और ये कहा गया था कि बाद में उनको वापस वहीं पर बसा दिया जाएगा, लौटा दिया जाएगा। लेकिन अब उस जमीन पर उनको लौटाने के बजाय क्या हो रहा है कि पोर्ट बनाने की तैयारी हो रही है। तो इससे कई चीजों का नुकसान होगा, जैसे एनवायरमेंटलिस्ट का मानना है कि इस प्रोजेक्ट से लगभग 8.5 टू 10 लाख पेड़ों को काटा जाएगा। ठीक है, ट्री को काटा जाएगा। ठीक है, पेड़ों को काटा जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया। तो 2021 में इस प्रोजेक्ट को लाया गया था। इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये फीचर नीति आयोग ने बोला, जैसे ट्रांस शिपमेंट है यहाँ पे, और ये गलाथिया वे में क्या बनाया जाएगा, ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाया जाएगा, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, ग्रीनफील्ड टाउनशिप है, टूरिज्म प्रोजेक्ट है, और गैस पावर प्लांट, ये सब यहाँ पर बनाए जाएंगे। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी एग्जीक्यूट किया जाएगा, जो इसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और ये इंडियन ओशन में एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर इंडिया को एक पॉइंट देगा, एक मजबूती देगा, क्योंकि मलक्का स्ट्रीट इसी के पास में है, जहां से बड़े पैमाने पर ट्रेड होता है। ठीक है, जहां पर बड़े पैमाने पर ट्रेड होता है, और ये लिंक करता है इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से। अगर मलक्का स्ट्रीट के पास अगर इंडिया का ये पोर्ट बन जाता है, तो इंडिया का होल्ड मलक्का स्ट्रीट के साथ साथ इंडियन ओशन के गेट पर भी हो जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट लोकेशन होगा। इसके साथ साथ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस यही है इसका कि निकोबार स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसका, नियर टू मलक्का, सुंडा और लोम्बोक स्ट्रेट। ये तीन स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। मलक्का स्टेट ध्यान रखना है, सुंडा स्टेट ध्यान रखना है। और इससे क्या होगा कि इंडिया टू मॉनिटर क्रूशियल सी रूट्स वाइटल ग्लोबल ट्रेड, पूरी दुनिया के लिए ये एक मॉनिटरिंग का काम करेगा इंडिया यहाँ पर अगर आ जाता है तो। और इसके साथ साथ एनर्जी सप्लाई, और आप देखेंगे कि चाइना के साथ बड़े पैमाने पर हमारा कई बार क्या चलता रहता है, क्लैश चलता रहता है। और चाइना के लिए अगर ऑयल सप्लाई का एक इम्पोर्टेंट रूट आप देखेंगे, तो मलक्का स्ट्रेट एक इम्पोर्टेंट रूट है, मलक्का स्ट्रेट। और मलक्का स्ट्रेट को अगर चौक कर दिया जाए तो चाइना के लिए एनर्जी सप्लाई जो है वो रुक जाएगी। तो इन सब चीजों पर भी इंडिया की एक स्ट्रेटेजिकल अगर आप देखेंगे तो इम्पोर्टेंस इसका बन जाता है। इसके साथ साथ एक्ट ईस्ट पॉलिसी और क्वाड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के लिए भी ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा ये प्रोजेक्ट। और इसके साथ साथ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एनहांस करेगा डिफेंस डिप्लॉयमेंट को। और इसके साथ साथ इंडिया की जो कैपेसिटी है, ट्रैक चाइनीज नेवल मूवमेंट को ये ट्रैक कर सकता है, और री कर सकता है ओरिजिनल सिक्योरिटी को। यानी कि इंडिया का एक तरह से होल्ड इंडियन ओशन में एक को और ज्यादा मजबूती से ये प्रदान करेगा, मजबूती प्रदान करेगा इंडियन ओशन में इसको लेकर। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की अगर बात करेंगे तो इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल यहाँ पर होगा। तो इसका एम क्या होगा कि ये रिड्यूस करेगा इंडिया की डिपेंडेंसी जो कि फॉरेन पोर्ट्स पर होती है, जैसे लाइक सिंगापुर और कोलंबो। यहाँ पर इंडिया के जो बड़े बड़े शिप होते हैं जाकर रुकते हैं। लेकिन अब जब हमारा पोर्ट खुद का होगा तो हमें इन कंट्रीज पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि इस चीज को दिखाता है कि इंडिया मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 को ये कंप्लीट करेगा, और अमृत काल विजन 2047 यानी कि डेवलप्ड नेशन की ओर ले जाने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये जो है एक की पार्ट है इसका, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और अमृत काल विजन 2047, जो कि एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी को भी ये दिखाता है इंडिया के। सो थैंक यू एवरीवन, लास्ट तक बने रहने के लिए। मेरा नाम त्रिभुवन जय सिंह है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर जरूर जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अफेयर्स, ग्रेट करंट अफेयर्स और इसके साथ साथ इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट टर्म्स के लिए भी जाना जाता है। और आप अगर यूपीएससी और यूपीपीएससी और इसके साथ साथ अलग अलग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं जिसमें इकोनॉमी के टर्म्स आपके समझ में नहीं आते हैं,
या एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। आपका समय के साथ साथ बहुत सारी चीजें कवर होती चली जाएंगी। इकोनॉमी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैं रेगुलर करा रहा हूँ, प्रॉपर एनालिसिस के साथ सॉल्यूशन दे रहा हूँ, तो आप उसको देखिए क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जल्दी एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी स्टार्ट हो जाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन, वंस अगेन, जय हिंद।